देयर इंसिडेंट्स। हेलमट एक बच्चा है लगभग 11 साल का, और वो जो है वो अपने फादर को अपनी मदर के साथ बात करते हुए सुनता है, यानी कि उसके फादर जो है उसकी मदर से कुछ बात कर रहे हैं, और उसके फादर क्या कह रहे हैं, ही इज सेइंग कि अब हमारे साथ वैसा ही होगा जैसा हमने ज्यूज के साथ किया था, जो एक्सेस पावर्स हैं अब वो हमें छुड़ेंगी नहीं, एंड वी हैव टू ऑप्शंस, या तो मैं सुसाइड कर लूं या हमारा का पूरा परिवार जो है वो खत्म हो जाए, या तो मैं सुसाइड कर लूं या हम अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर दें। जब हेलमट ने ये बात सुनी तो उसके दिमाग में डर बैठ गया कि मेरे मदर और फादर जो है मुझे मार सकते हैं। नेक्स्ट डे उसके फादर जो है वो उसको घुमाने के लिए ले गए पार्क में। उन्होंने वो एक बहुत ही अच्छा दिन सेलिब्रेट किया। हेलमट की जिंदगी का वो एक यादगार दिन था, क्योंकि उससे अगले दिन ही हेलमट के फादर ने अपने ऑफिस के अंदर सुसाइड कर लिया। उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया, और उसके बाद हेलमट के फादर की जो यूनिफॉर्म है उसको घर में ही जो वो चिमनी होती है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो घर में ही दीवार में चिमनी बनाई रखी होती है जहां पर लकड़ियां जलती है। अब तो हीटर्स के सिस्टम आ गए, 2 हीटर्स होते हैं, तब ऐसा नहीं था। चिमनी के अंदर उनकी जो यूनिफॉर्म थी उसको जला दिया गया ताकि किसी को ये एविडेंस ना मिले कि ये इंसान मर चुका है या जिंदा है, और उनकी जो डेड बॉडी है वो इस तरह से खत्म की गई कि किसी को पता ना चल पाए। वैसे है नाजिज्म एंड द राइट ऑफ हिटलर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से भी ज्यादा हमें इस बात को जानने में इंटरेस्ट है who was Hitler। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कंपैरिजन भी कुछ लोग जो क्रिटिक्स हैं वो हिटलर के साथ करते हैं, कि जैसे हिटलर एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ था और उस बहुत ज्यादा एम्बिशियस था कि मैंने पूरी दुनिया को जीतना है, और बहुत अच्छा वक्ता था। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों, ऐसी ही फीलिंग आती है। लोग कहते हैं जैसे वो बहुत अच्छा बोलता था, उसने सेकंड वर्ल्ड वॉर करवा दिया, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जो वो बोलते बहुत अच्छा लेकिन करते कुछ नहीं। एनी हाउ, जो करते हैं वो तो लोगों को पता है, और जो क्रिटिक्स हैं वो हमेशा ही होते हैं। कानून अप्लाई कर दिया तो क्यों कर दिया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया। वैक्सीन अगर मोदी ने सबसे पहले लगवा ली, इसको तो अपनी जान बचाने की पड़ी है, और अगर नहीं लगवाई बताओ दुनिया को टीके लगवा रहा है, ये नहीं पता क्या साइड इफेक्ट होगा, खुद को क्यों लगवा रहा है। तो हर चीज के 2 पहलू होते हैं। यस, हेलमट ने वो बहुत अच्छे से डे अपना सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट डे उसके फादर ने सुसाइड कर लिया, और उसके जहन में इतना डर बैठ गया इस इंसिडेंट के बाद कि अगले 9 सालों तक उसने अपने घर में खाना नहीं खाया। उसे ये लगता कि उसकी माँ जो है वो उसको जहर देकर मार देगी, क्योंकि उसके फादर ने उसको बोला था, और उसके फादर ने जैसा कि कहा था कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो उन्होंने ऐसा कर भी दिया। तो ऐसा ना हो कि मेरी माँ मुझे मार दे, इस डर से उस बच्चे ने अपने घर में खाना ही छोड़ दिया। 2 साल तक उस बच्चे ने अपने घर में खाना नहीं खाया। तो हेलमट के फादर किसकी बात कर रहे थे, उन्हें किससे डर था, और ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ था कि उसके फादर को सुसाइड करना पड़ा, और हर चीज इतनी छुपा कर करनी पड़ी कि मरने के बाद कोई निशान ही ना बचे। ही वॉज अ नेजी, वो नेजी थे जो हिटलर के फादर थे, और वो हेलमट के जो फादर थे वो नेजी थे, और वो हिटलर के सपोर्टर थे। ज्यूज एक कम्युनिटी थी, इजराइल के अंदर ज्यूज हैं, और हिटलर ये मानता था कि ज्यूज ने क्रिस्ट को, ईसा मसीह को फांसी पर चढ़ाया था, और ज्यूज जो है वो धरती पर रहने लायक नहीं है। इसीलिए उसने क्या किया कि जितने भी ज्यूज हैं उनको मरवाना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है 60 लाख ज्यूज को उसने मरवा दिया था। 2 लाख जिप्सिस को उसने मरवा दिया था। जिप्सिस जो ट्राइबल्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट के ऊपर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, या जिनका जीवन जो है वो आम इंसानों की तरह नहीं होता, ऐसे 2 लाख लोगों को भी उसने
मरवा दिया था। उसकी अपनी विचारधारा थी, वो ये कहता था कि जो बेस्ट है, जो फिटेस्ट है, वही सरवाइव कर सकता है, और जो फिटेस्ट नहीं है, जो अपाहिज है, जो बदसूरत है, जो गंदा दिखता है, जो भद्दा है, जिसकी नीली आंखें नहीं है, जो गोरा व्यक्ति नहीं है, उसको जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है और उसको मार दिया जाना चाहिए। और उसके लिए भी उसने अपने अपने प्रोसेस बना रखे थे। ज्यूज को स्पेशल गाड़ियों में भरकर, ट्रेन में भरकर गैस चैम्बर्स तक भेजा जाता था। और जैसे आजकल हम देखते हैं जो टोल प्लाजा है वहां पर कैबिन्स बने हुए होते हैं टेम्परेरी, इस तरह के कैबिन्स बनाकर और उसमें शावर लगा हुआ था और उस शावर से जहरीली गैस छोड़ी जाती थी अंदर, लोगों को भर भर के, और फिर दम घोट के उनको मार दिया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो इसी की वजह से हुआ था। लेकिन एक आम आदमी जो एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हो, वो कैसे इतना पावरफुल बन गया कि एक देश का मुखिया बन गया। कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वार, which was started in, कब शुरू हुआ था 1914 और खत्म हुआ 1918। फर्स्ट वर्ल्ड वार के साथ ही जो जीतने वाले देश थे वो ये मानने लगे कि जर्मनी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जिम्मेवार है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ इसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए। इसने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया और उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है लोगों को। सारी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, मंदी आ गई है, बेरोजगारी आ गई है, लाखों लोग मारे गए हैं, तो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। As a result of this, एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है। जब ये युद्ध हुआ था तो जर्मनी के अंदर मोनार्चियल सिस्टम था, राजशाही थी, और लोग जो हैं वो इस बात से, जर्मनी के लोग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हुए कि राजा की वजह से जो है हमें इस युद्ध का सामना करना पड़ा। सपोज कि आज अगर हम देखें कोई किसी देश का हमारे देश के साथ युद्ध हो जाए तो हम ये कहेंगे सरकार को कोशिश करनी चाहिए थी कि युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध में तो कोई भी मर सकता है। युद्ध में रात को भी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, रात को भी ऊपर से जो है वो शत्रु देश के आर्मी जो है वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देगी, ऊपर से ही बॉम्ब डाल देगी, हम मर भी सकते हैं, कोई भी मर सकता है XYZ। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि कभी भी युद्ध के हालात ना हो। जर्मनी में मोनार्चियल सिस्टम था और लोग ये मानते थे कि हमारा राजा जो है उसने गलत किया। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के कारण जर्मनी के जितने भी रिसोर्सेज थे, जहां पर की माइनिंग्स थी, सोना निकलता था, या जो इंडस्ट्रीज थी, वो सारे के सारे हिस्सों को जीतने वाले देशों में अपने अपने कब्जे में कर लिया, ये सोचकर कि जर्मनी के जो पावर्स है, पैसा है, उसको ही अगर हम अपने कंट्रोल में कर लेंगे तो जर्मनी दोबारा ग्रो नहीं कर पाएगा और कभी भी वो इतना ताकतवर नहीं हो पाएगा कि दोबारा सिर उठाकर देख सके। जैसे दो बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाए तो दूसरा सोचता है इसको इतना मार दोबारा कभी मेरे आगे बोलेगा नहीं। तो ये जीतने वाले देशों की विचारधारा कि इसको इतना कमजोर कर दिया जाए, जो गरीब होगा वो अपने आप ही कमजोर हो जाएगा और दोबारा कभी बोलेगा ही। और गरीब कब होगा? जब रिसोर्सेज जो है जो जीतने वाले देश हैं वो अपने कंट्रोल में कर ले। तो अलग अलग कंट्रीज के जो कंट्रीज थे उन्होंने जर्मनी के जो रिसोर्सेज थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया कि जर्मनी को कमजोर कर दो कि वो दोबारा इस तरह से कभी भी युद्ध ना कर पाए। जब ऐसा हुआ तो जो आम लोग थे वो अपने आप को इंसल्टेड फील करने लगे कि ये क्या बात है, क्योंकि रिसोर्सेज जब सारे ले जाएंगे दूसरे लोग, पड़ोसी आकर हमारे घर का पैसा ले जाएगा और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे तो हमें अपनी सरकार के ऊपर गुस्सा आया कि कैसी सरकार है जो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। लोगों के मन में क्रोध था और एक इंसल्ट की फीलिंग थी कि राजा या सरकार की वजह से आज हमें ऐसे हालात देखने पड़ रहे हैं कि हमारे अपने रिसोर्सेज जो है, हमारी अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो दूसरों के पास चली गई और इस बात से वो बहुत ज्यादा नाराज थे। हालात जो है वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थे, तो इसलिए वहां पर एक नई तरह की सरकार ने, जो पिछली सरकार है उसको हटाओ क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, उसकी वजह से युद्ध हुआ है। एक नई तरह की सरकार वहां पर बनी, न्यूरेमबर्ग के अंदर असेंबली हुई और एक नई सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट, एलाइज और एक्सिस पावर में से एक आपके पेपर में जरूर आता है कि एलाइज वर्ल्ड का मैप जो है वो आपके पेपर में आएगा
कि फ्रांस या इटली या यूके को आपको फिल करना होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर फ्रांस आता है तो वर्ल्ड के मैप में फ्रांस जो है वो बिल्कुल यूरोप में कॉर्नर में है और इस तरह से उसकी शेप है। तो जहां पर ये पॉइंट निकला हुआ हो आप याद रख लेना वो फ्रांस, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है जर्मनी। अगर जर्मनी पेपर में आता है तो इसके बिल्कुल साथ लगता हुआ ही जर्मनी फ्रांस के साथ लगता हुआ। इटली भी पूछा जा सकता है। तो आप इमेजिन करें डॉग्स जो होते हैं वो किस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं? हड्डी को। तो इस तरह की शेप इटली की मिलेगी आपको वर्ल्ड मैप में। इट मींस इट इज इटली। वर्ल्ड के मैप में आपको इस तरह की शेप मिलेगी फ्रांस से नीचे यूरोप के अंदर। एक तो ध्यान रखिए कि ये सारा का सारा हमारा जो मिलेगा वो यूरोप के अंदर ही मिलेगा, चाहे फ्रांस है चाहे जर्मनी है चाहे इटली है, ठीक है। इटली की शेप लंबाई में है और फ्रांस ऐसे पॉइंटेड है यहाँ पर समुद्र है, इसके साथ लगता हुआ कोई देश इधर नहीं मिलेगा, कोई कॉर्नर है। इसीलिए यहाँ पोर्ट कोडेक्स ऑफ ब्रेंटस मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताए थे। और इसके साथ लगता इधर वाला जो पार्ट है वो जर्मनी है। तो कंट्री का नाम फिल करना आपको आएगा और आप आसानी से फिल कर सकते हैं। बिल्कुल मैं कह रही हूँ इसके साथ लगता हुआ है। हाँ यस, इस शेप में आपको इटली दिखेगा। तो आपके दो नंबर जो है वो कंफर्म होते हैं। एक तो फर्स्ट मैप में जो आपका आएगा और एक जो सेकंड या थर्ड चैप्टर का जो भी आपका मैप हो। सेकंड और थर्ड कॉमन है क्योंकि एलाइज और एक्सेस पावर्स के अंदर से उसमें से पूछा जाता है। यहां तक का समझ में आया सभी को? In May 1945, Germany surrendered to the Allies, anticipating what was coming. Hitler was propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide. May 1945 में अभी हम हेल्मट के इंसिडेंट में ही हैं। May 1945 में हिटलर ने अपनी पूरी फैमिली के साथ और जो उसके मिनिस्टर थे गोबल्स, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनको पता था कि अगर जीतने वाले देशों ने या एलाइज पावर ने उनको पकड़ लिया, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया ने, तो उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए हिटलर ने पहले ही क्या किया? सुसाइड कर लिया। Under the shadow of the Second World War, Germany had made a genocidal war. Genocidal war मतलब a large number of killing of one large scale leading to destruction of large section of people. जब बहुत बड़ी संख्या में बहुत लार्ज नंबर्स में लोगों को मारा जाता है उसे कहते हैं जेनोसिडल, ठीक है। लगभग 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस, 10 लाख पोलैंड के लोग, 2 लाख ज्यूज, 6 मिलियन ज्यूज, 2 लाख जिप्सीज और 6 मिलियन ज्यूज। 6 मिलियन मतलब 60 लाख ज्यूज को हिटलर ने मार गिराया था और उसी के कारण ही या उसके कामों की वजह से ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो जो बदला लेने के लिए हिटलर ने लोगों को मोटिवेट किया कि हमारी जो इंसल्ट हुई है, जो जर्मनी के साथ गलत हुआ है, मैं उसका बदला लूंगा। और इस तरह से करते 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 आखिर में सेकेंड वर्ल्ड वार के हालात बन गए। तो कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं हिटलर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 में शुरू हुआ था और 45 तक चला था, जिसमें कि हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर या एटम बॉम्ब्स का इस्तेमाल हुआ था। और कहते हैं कि उसका इफेक्ट आज भी लोगों के ऊपर वहां पर दिखाई देता है। बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, जर्मनी जो है उसको शॉर्ट कर दिया गया, उसके रिसोर्सेज को जो एलाइज पावर थी उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War. जर्मनी के लोगों ने वाइमर को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि जो संधि हुई थी उसके अनुसार जो शर्तें थोप दी गई थी उससे जर्मनी के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। जैसे कि भी अगर आप न्यूज देखते हैं तो जब भी पाकिस्तान की न्यूज आती है ना तो इमरान खान को लोग लानते देते हैं कि वो एक ऐसा राजा जिसको यही नहीं पता कि शासन कैसे करते हैं, इतना घटिया प्रधानमंत्री हमें मिला है। तो
तो ऐसे ही उस टाइम पे जर्मनी के लोग कह रहे थे कि ये जो संधि हुई है उससे पूरी दुनिया में हमारी इंसल्ट हो रही है, हम एक ताकतवर देश थे और आज हम एक बिल्कुल गरीब कमजोर देश बन गए हैं। Versailles with the allies was a harsh and humiliating peace. Germany lost its overseas colonies. जर्मनी ने जितने भी हिस्से जीत रखे थे, जो भी उसके उपनिवेश थे, उन सारे उपनिवेशों को उससे छीन लिया गया। 13% जो उसकी टेरिटरीज थी, उसके हिस्से थे, वो एलाइज पावर ने ले लिए। उसका आयरन प्रोड्यूसिंग जो भी एरिया था 75% वो हिस्सा जो है वो एलाइज पावर ने ले लिया, और 26% जो हिस्सा जहां पर कोयले का उत्पादन होता था वो भी फ्रांस ने अपने कंट्रोल में कर लिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज होंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और लोगों को रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और अगर माइंस जो है, जहां से लोहा निकलता है, जहां से कोयला निकलता है, अगर उसको कोई दूसरा देश ही कब्जे में कर लेगा तो हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 75% जो उसके आयरन रिसोर्सेज थे और 26% जो कॉयल रिसोर्सेज थे, उनको फ्रांस ने, पोलैंड ने, डेनमार्क ने, लिथुनिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो बचेगा क्या? 25% आयरन रिसोर्सेज बचे हैं, उसमें से क्या वो कमाकर खाएंगे? द एलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। इवन की उसको ये कहा गया कि जर्मनी अभी अपनी मिलिट्री भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। क्या आपको पता दुनिया में एक ऐसा देश भी है जिसकी आर्मी नहीं है? कौन सा? भूटान को हम लोग संरक्षण देते हैं। अगर भूटान पे कोई अटैक करेगा तो इंडिया उसकी हेल्प करेगा। एनी अदर? वो तो वीक है इसलिए। स्विट्जरलैंड के अंदर कहते हैं कि कोई भी आर्मी नहीं, आज तक कभी स्विट्जरलैंड ने किसी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है। वो जितना पैसा आर्मी के लिए हम लोग हर साल निकालते हैं, इतना पैसा वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर खर्च करता है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो जाएगा तो हमें किसी से किसी प्रकार के युद्ध करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा तो हमारे अंदर रोजगार ज्यादा उत्पन्न होंगे। तो बजाय कि हम युद्ध पे पैसा खर्च करें, हम अपने सिविलियंस की एजुकेशन, सिटीजन्स की एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करें ताकि हमारा देश संपन्न बन सके। यस, द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर, युद्ध के प्रभाव। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़े थे, डिवास्टिंग इफेक्ट पड़े थे पूरी कॉन्टिनेंट पर। पूरे कॉन्टिनेंट मतलब यूरोप के ऊपर। यूरोप एक अमीर कॉन्टिनेंट था। कैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत जो हुई थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, और इसीलिए वहां पर पैसा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अब धीरे 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 वो कॉन्टिनेंट जो है वो बाकी कॉन्टिनेंट्स को पैसा उधार देने लगा था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, व्यापार बहुत ज्यादा उनका था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे, एक्सपोर्ट्स ज्यादा थे इंपोर्ट की बजाय। तो इसलिए वो एक अमीर कॉन्टिनेंट बन चुका था। यानी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, लिथुआनिया, ये सारे के सारे जो थे वो काफी अमीर सिचुएशन में थे। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ये देश जो है वो गरीब बन गए, क्योंकि जो पैसा ये डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे खर्च कर रहे थे, रोड्स बनाने पे खर्च कर रहे थे, अब वो पैसा जो है वो युद्ध के हथियार बनाने पे खर्च हो रहा था, और उससे किसी को कोई फायदा नहीं होता है। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles. They were mockingly called the November criminals. This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s, as we will see soon. जो कुछ लोग जो थे वो वाइमर रिपब्लिक को फेवर कर रहे थे, यानी कि अगर संधि हो गई है, कुछ भी ड्यू सप्लाई हो गई, कोई बात नहीं। जबकि कुछ लोग जो थे, बहुत बड़े धड़ा जो था, यानी कि बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज को फेवर नहीं कर रहे थे कि ये एक इंसल्ट की बात है, हम इतने कामयाब लोग थे और आज हम इतने गरीबी की हालत में आ गए हैं, तो ये सही नहीं है। जो लोग फेवर कर रहे थे उन लोगों को नवंबर क्रिमिनल्स के नाम से जाना जाता है। दिस माइंडसेट हैड ए मेजर इम्पैक्ट, और नया जो जर्मनी बनने लगा था उसके ऊपर इन सब बातों का बहुत ज्यादा इफेक्ट था कि अब अगर आने वाले टाइम में हमने क्या करना और क्या नहीं करना है, दोबारा से अपना विकास कैसे करना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप imprint on European society and polity. Soldiers came to be placed above civilians. Politicians and publics laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and muscular.
The media glorified trench life. The truth, however, was that soldiers lived miserable lives in this trench trapped with rats. Yes, युद्ध के लोगों को दोबारा से ताकतवर बनाने के लिए, क्योंकि सबसे जरूरी है आपके दिमाग में पॉजिटिविटी हो। अगर आप दिमाग से ही कमजोर हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली आप कमजोर हो जाते हैं, तो आप कभी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एक ताकतवर आदमी होगा वो सांप से भी नहीं डरेगा, और एक कमजोर जो होगा वो चूहे से भी, भाई कॉकरोच आ गया है ना। तो ये जो मीडिया के अंदर ये बातें छापी जाने लगी कि जो युद्ध में हिस्सा लेते हैं वो बड़े बहादुर होते हैं, वो शौर्यवान होते हैं, ताकि लोग फिर से खड़े हो, फिर से ताकतवर बने और फिर से अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था तो हालात इतने बुरे थे कि ट्रेंच बनी हुई थी, खाइयां या नालियां बनी हुई थी जिसमें से सिपाही गुजर के जाते थे, और सिपाही जो है जब वो मर जाते थे वहां पे तो चूहे ही उनकी लाशों को खाते थे, कोई लाशों को उठाने वाला भी नहीं था। हालात ये थे, जबकि दिखाया ये जाता था कि युद्ध में लड़ने वाले बड़े बहादुर होते हैं, उनको ऊपर आसमान में भी देवताओं से बड़े प्रसन्न होते हैं, सम्मान मिलता है, ये वो, ताकि लोग जो है वो फिर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लें। सोना नहीं है बेटा? कहाँ चले गए थे आप? ड्रेंच में चले गए थे हिटलर से मिलने? Yes. Aggressive was propaganda and national honor occupied center stage in the public sphere. जहां कहीं भी बात होती तो बहादुरी की बातें लोग करते थे ताकि लोगों के अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आए और लोग जो है फिर से योद्धा के रूप में तैयार हो, क्योंकि अगर लोग ही कमजोर पड़ जाएंगे तो कभी भी देश का विकास नहीं होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया टूर था और उसके अंदर कहते हैं कि इंडिया ने बिना अपने फ्रंट लाइन लीडर्स के अपनी टेस्ट सीरीज को जीता। और फिर एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने ये स्टेटमेंट दिया, स्पोर्ट्स पर्सन ने, बेटा आ रही हूँ ना मैं, कहीं आपका सीरिया रहा, कि अगर आप इंडिया की टीम में हैं या अगर आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो किसी फील्ड में है, whether you are a sports person, whether you are a doctor, whether you are a engineer, it means you are best in the world. अगर आप दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप वर्ल्ड में बेस्ट है, क्योंकि आप 150 करोड़ लोगों में से आपका सिलेक्शन हुआ है, तब आप वहां पर पहुंचे उस स्टेज के ऊपर, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। क्योंकि ये माना गया कि अब तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बुरी तरह से पीटेगी इंडियन टीम को, क्योंकि कोई ढंग का प्लेयर तो है नहीं, ना कोहली है, ना राहुल शर्मा, ना रोहित शर्मा या XYZ जो भी है, और अजिंक्य रहाणे थे शायद। yes, और जो हमारे नई एंट्रीज हैं, इस बार ही उनकी एंट्री हुई थी, उन लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से खेला और पिछले कई साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इतने बुरे तरीके से इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीटा, हराया। ये एक डिसग्रेस की बात होती है। मान लीजिए पाकिस्तान वाले अगर इंडिया को हरा के चले जाएं तो जो इंडियन प्लेयर्स हैं धरती को आग लगा देते हैं हमारे लोग, ऐसा होता है। तो ये एक प्राउड मूवमेंट है कि हमने वहां पर जाकर जीता और वो भी वर्ल्ड की बेस्ट टीम को हराया। ऑस्ट्रेलिया की टीम तो वर्ल्ड की बेस्ट क्रिकेट टीम मानी जाती है। तो इसका मतलब आप सब में से कोई ना कोई या आप सब एक यूनिक पर्सनालिटी है, आपके अंदर भी कैलिबर है और आप भी वो कर सकते हैं। जब नरेंद्र मोदी आपकी एज के थे तो क्या किसी ने सोचा था वो प्रधानमंत्री बनेंगे? कल को आप में से कोई बनेगा तो हम कहेंगे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, ये हमसे पढ़े हुए, पता थोड़ी चलता है। मेरे पढ़ाए हुए 2 बच्चे जो है वो PGI में MBBS कर रहे हैं, तो एक प्राउड फीलिंग आती है। जब हम क्लास में पढ़ा रहे थे तब थोड़ी पता था वो डॉक्टर बन जाएंगे, IIT बन जाएंगे, IIT में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप में वो कैलिबर है, आप सब वो कर सकते हैं, बजाय कि आपका मोटिव अगर आपको पता हो कि हमने करना क्या है। हिटलर को पता था मैंने अपने कंट्री को राज करना है, होल्ड करना है, तो उसने स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेना शुरू किया कि पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना। एकदम से नरेंद्र मोदी का नाम कैसे आया प्रधानमंत्री के लिए, जबकि सामने राहुल गांधी तो थे ही, क्योंकि उन्होंने गुजरात को इतना डेवलप कर दिया था, इतना बेहतरीन बना दिया कि बाकी जो स्टेट्स के लोग थे वो भी सोचने लगे कि अगर ये अभी प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे देश को कितना चमका देगा, अगर इसने गुजरात को इतना चमका दिया है। तो एक इमेज ऐसे ही हिटलर ने ये प्लान किया कि कैसे
कैसे अपने देश की अपने आप को कामयाब करना है और अपने देश की जो ग्रेस है या रिस्पेक्ट है उसको वापस लेनी है, तो सबसे पहले तो लोगों को ये रियलाइज करवाया जाए। उसके बाद अलग अलग स्टेप्स उसने लिए। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक coincided with the revolutionary uprising of the Spectrist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। जैसे बोल्शेविक्स ने रशिया में रेवोल्यूशन किया था, ऐसे ही वाइमर के अंदर भी स्पेक्ट्रिस्ट लीग ने रेवोल्यूशन किया बहुत सारे शहरों के अंदर। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नेंस, क्योंकि जर्मनी के अंदर बहुत लोग ये चाह रहे थे कि जैसे रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, सभी रिसोर्सेज के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी वर्कर्स की फेवर की यूनियन बननी चाहिए, सरकार बननी चाहिए। सोशलिस्ट गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि वर्कर्स को फेवर करती है, पीसेंट्स को फेवर करती है। Those opposed to this, such as the Socialist Democrats and Catholics, met in Weimar to give shape to the Democratic Republic। और कुछ ही मानते थे कि सोशलिस्ट इज नॉट अ गुड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। उसमें थे कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे। वो क्या, उन्होंने सबने मिलकर ये प्लान किया कि एक जगह मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बेस्ट फॉर्म है, हम अपने देश में डेमोक्रेटिक सरकार का ही गठन करेंगे। This anarchist spectrist later founded the Communist Party of Germany, और इन्होंने ही बाद में मिलकर जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया। Communists and socialists henceforth become inconceivable enemies and could not make common cause issues। बाद में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो है वो एक दूसरे के विरोधी बन गए, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते थे। कम्युनिस्ट होता है जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करे, और सोशलिस्ट होते हैं जो वर्कर्स पीसेंट्स को फेवर करते हैं। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करने वाले लोग ये चाहेंगे हमारी कम्युनिटी का बढ़ोतरी होनी चाहिए, और सोशलिस्ट ये मानेंगे कि पूरे समाज का ही कल्याण होना चाहिए। तो विचारधाराएं जो है वो टकरानी शुरू होगी,